करंट इलेक्ट्रिसिटी को आगे बढ़ाते हैं। आज डिस्कस करते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन, अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस, current flowing between 2 points is directly proportional to potential difference between the points, right? So ये I equal to V by R, R जो है रेसिस्टेंस। सो ये जो लॉ है ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है, क्योंकि ये सभी मटेरियल को सभी कंडीशंस में एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ द मेटल्स के लिए एंड क्वाइट ए गुड रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में ये एप्लीकेबल है, इसीलिए बहुत यूजफुल भी है। इवन इन सेमीकंडक्टर्स में भी कुछ रेंज तक ये वैलिड है। लेकिन जो मेटल्स, इवन द बेस्ट ऑफ द मेटल्स से सिल्वर, कॉपर, ये भी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो लीनियर रिलेशन है इसको वेरी करता है। अगर ये रिलेशन फॉलो करता है तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए। अगर हम V अगेंस्ट I या I अगेंस्ट V लेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। सो क्वाइट ए गुड रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तक ये फॉलो करता है, ये फॉलो करता है मेटल्स के लिए। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाता है तो डेविएशन शुरू हो जाता है, डेविएशन शुरू हो जाता है। ये एक्चुअल है, थ्योरेटिकली प्रेडिक्टेड, ये थ्योरेटिकली प्रेडिक्टेड है, ये एक्चुअल है। सो ये जो लॉ है ओम्स लॉ, ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है, लेकिन बहुत यूजफुल है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स जो हम लोग यूज करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, क्वाइट ए गुड रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में ये एप्लीकेबल है, ये वैलिड है। सो ये फेल कहाँ हो जाता है? 3 फ्रंट में फेल हो जाता है। पहला जो फ्रंट है जहाँ पर ये लीनियर रिलेशन एप्लीकेबल नहीं है, बहुत सारा मटेरियल है, बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट्स है, जहाँ पर ये रिलेशन जो है लीनियर रिलेशन नहीं है, तो वहाँ फेल कर जाता है। दूसरा जो है, अगर हम रिवर्स करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, इस साइड हाई था उस साइड लो था, अब उल्टा कर देते हैं, उस साइड हाई इस साइड लो, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि करंट में जो खाली डायरेक्शन चेंज होगा, बाकी कोई वेरिएशन नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है कई मटेरियल में। एक एग्जांपल है डायोड। डायोड में करंट जो है कुछ इस तरह से वेरी करता है, इस तरह से डायोड में करंट अगेंस्ट वोल्टेज इस तरह से वेरी करता है। लेकिन जब वोल्टेज को रिवर्स कर देते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं तो ऐसे ही कुछ होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। करंट जो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रहता है, बहुत दूर तक ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रहता है, और सडनली करंट का राइज हो जाता है जहां ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये ग्राफ जो है सिमेट्रिक नहीं है। सो जब आप वोल्टेज को रिवर्स कर दिए तो करंट उसी वे में रिवर्स नहीं हुआ। इसके अलावा कुछ सेमीकंडक्टर्स है जहां पर सेम वोल्टेज में करंट का 2 वैल्यू एग्जिस्ट करता है। एक है एग्जांपल सेमीकंडक्टर में गैलेनियम आर्सेनाइड, जिसको GaAs बोलते हैं। यहां पर जो ग्राफ है आप करंट का अगेंस्ट वोल्टेज अगर ग्राफ लेते हैं तो ग्राफ कुछ ऐसा है। सो फर्स्ट में एक लीनियर रीजन है, मतलब ओम्स लॉ फॉलो होता है, ये लीनियर रीजन है। उसके बाद जो है नॉन लीनियर, यहां फॉलो नहीं होता, यहां फॉलो, ये रीजन में फॉलो नहीं हो रहा। तो उसके बाद हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि करंट भी बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, करंट जो है कमने लगता है। उसके बाद फिर बढ़ता है, ये अलग बात है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि सेम करंट जो है, सेम करंट 2 अलग अलग वोल्टेज में आ गया। तो ओम्स लॉ जो है यूनिवर्सल लॉ नहीं है, बट एट द सेम टाइम बहुत यूजफुल है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी में हम यूज करते हैं क्वाइट ए गुड रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लीकेबल है।
इसीलिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। लेकिन सेमीकंडक्टर्स में एग्जैक्टली फॉलो नहीं करता है, इवन गुड कंडक्टर्स में भी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में फॉलो नहीं करता। सो 3 जगह डिपार्चर आता है। कई मटेरियल में V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, ये वैलिड नहीं है। दूसरा, वोल्टेज को जब हम रिवर्स कर देते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं कि करंट भी उसी तरह से वेरी करेगा, बट ऐसा नहीं होता है, स्पेशली सेमीकंडक्टर्स में। तीसरा, ऐसा भी है मटेरियल्स जहां सेम करंट 2 अलग अलग वोल्टेज में पाया जाता है। सो ये 3 फ्रंट में आपका ओम्स लॉ जो है फेल कर जाता। सो आपका जो ओम्स लॉ है, करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज है, वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। हम यहाँ एक कांस्टेंट यूज करते हैं, ये कांस्टेंट को बोलते हैं रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या होता है? इट्स द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस फ्लो ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। सो इसकी ये एक प्रॉपर्टी है जिसके चलते वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो को अपोज करता है, राइट। और यूनिफॉर्म वायर के लिए रेसिस्टेंस को हम लिखते हैं, यूनिफॉर्म वायर मतलब क्रॉस सेक्शन सेम है, तो रो एल बाई ए, यूनिफॉर्म होमोजीनियस वायर होगा। तो ये आपका फॉर्मूला है। रो क्या है? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या फिर रेसिस्टिविटी भी आप बोल सकते हैं। ओम्स लॉ को हम इसके टर्म में भी दे सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज। सो ओम्स लॉ को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। जे क्या है? करंट डेंसिटी, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, रो जो है रेसिस्टिविटी, या 1/रो को आप कंडक्टिविटी भी बोल सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। 1/रो जो है सिग्मा है, कंडक्टिविटी। सो इस तरह से भी आप ओम्स लॉ लिख सकते हैं। ये जो रेसिस्टिविटी है ये 2 चीज के ऊपर डिपेंड करता है। एक नेचर ऑफ द मटेरियल, 2 चीज के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल और टेम्परेचर, राइट। तो हम रेसिस्टेंस की बात कर रहे थे। रेसिस्टेंस जो है एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है। जो रेसिस्टेंस हम आमतौर पर यूज करते हैं वो 2 तरह का होता है। एक वायर बाउंड होता है, वायर लपेटा हुआ होता है। ये वायर किस तरह का होता है? एलॉय का होता है। एलॉय कौन सा एलॉय है? जो एलॉयज यूजुअली यूज होता है, कॉन्स्टेंटिन, मैंगानीन, ये कॉन्स्टेंटिन, मैंगानीन ये ज्यादा यूज होता है। ये क्यों ऐसा यूज होता है? ये सब क्योंकि इनका जो रेसिस्टेंस है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर के साथ बहुत कम वेरी करता है, ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर हम चेंज करते हैं तो उम्मीद कर सकते हैं कि रेसिस्टेंस चेंज होगा, लेकिन ये जो एलॉयज है कॉन्स्टेंटिन और मैंगानीन, ये टेम्परेचर के साथ उतना वेरी नहीं करता, जो भी करता वो नेग्लिजिबल है। तो ये जो वायर बाउंड एलॉयज है इन्हीं दोनों मटेरियल से बना होता है और इनका जो रेसिस्टेंस है कुछ फ्रैक्शन ऑफ ओम से लेकर 100 ऑफ किलो ओम तक वेरी करता है। सो लो रेसिस्टेंस साइड अगर आपको चाहिए तो वायर बाउंड रेसिस्टेंस लेते हैं। लेकिन अगर आपको हाई रेसिस्टेंस चाहिए, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में आप यूज करते हैं, तो आपका जो कार्बन रेसिस्टर यूज होता है। कार्बन का जो रेसिस्टर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज होता है। इसमें 4 रिंग होता है, 1 2 3 4 रिंग होता है। ये जो फर्स्ट 2 रिंग जो होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर होता है रेसिस्टेंस का। तीसरा जो रिंग होता है वो मल्टीप्लायर रहता है और जो चौथा होता है वो जो है टॉलरेंस लिमिट बताता है।
तो ये कार्बन रेसिस्टर जो है, इसको देखने से आप इसका रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसा निकाल सकते हैं? पहले हमें उसको टेबल याद रखना पड़ेगा, क्या क्या वैल्यू है। सो टेबल कुछ इस तरह से है, कलर है, कलर नंबर मल्टीप्लायर और लास्ट वाला जो है वो टॉलरेंस है, टॉलरेंस लिमिट। सो फर्स्ट 5 कलर जो है वो इस तरह है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो। सो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो। सो नंबर क्या क्या? ब्लैक जो है 0, मल्टीप्लायर क्या है 10 to the power 0, ब्राउन 1, मल्टीप्लायर 10 to the power 1, रेड 2, मल्टीप्लायर 10 to the power 2, ऑरेंज 3, मल्टीप्लायर 10 to the power 3, येलो 4, मल्टीप्लायर 10 to the power 4। और जो नेक्स्ट 5 कलर है वो ये है, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। ग्रीन है आपका 5, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 10 to the power 5, ब्लू 6, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 10 to the power 6, वायलेट 7, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 10 to the power 7, ग्रे 8, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 10 to the power 8, वाइट 9, 10 to the power 9। इसके बाद जो 3 कलर है वो है आपका गोल्ड, सिल्वर और लास्ट वाला नो कलर। सो गोल्ड, सिल्वर जो है ये लेस है, यानी कि मल्टीपल जो है माइनस में है, 10 to the power माइनस में है, -1 गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए -2। और ये जो टॉलरेंस है यही 3 देता है, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। गोल्ड अगर दिया गया है तो टॉलरेंस 5% का है, सिल्वर अगर दिया गया है तो 10% का है, और अगर नो कलर है तो टॉलरेंस कितना का है? 20% का। तो इससे हमको कैसा पता चलेगा, देख लेते हैं। सपोज आपने एक कार्बन रेसिस्टर लिया, राइट। कितना रिंग होता है? 4 रिंग, 1 2 3 4। सो पहला जो 2 कलर है वो नंबर बताता है, 2 सिग्निफिकेंट फर्क। सपोज ये है ब्राउन, पहला वाला ब्राउन है, दूसरा वाला मान लेते हैं येलो है, राइट। तीसरा वाला है मान लेते हैं आपका ब्राउन, येलो, तीसरा वाला है मान लेते हैं आपका कोई भी एक कलर ले लीजिए, से रेड, और लास्ट वाला मान लेते हैं सिल्वर, राइट। सो पहला वाला ब्राउन है, ब्राउन कहाँ गया? 1। दूसरा वाला येलो है, येलो कितना है? येलो कितना है? 4। सो पहला जो 2 है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तीसरा वाला जो है मल्टीप्लाइंग फैक्टर रेड है, रेड का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है? 10 to the power 2। और लास्ट वाला जो है टॉलरेंस, तो इसका टॉलरेंस कितना है? 5% है, 5% टॉलरेंस, ±5%, राइट। सो इस तरह से ये आपका कार्बन रेसिस्टर आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज होता है, हाई वैल्यूज के लिए यूज होता है। लो वैल्यूज के लिए क्या यूज होता है? आपका वायर जो है कॉइल्ड वायर यूज होता है। वायर जो है एलॉयज का होता है, कांस्टेंटिन या मैंगानीन का होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो जो है टेम्परेचर के साथ रेसिस्टेंस उनका वेरी नहीं करता है। तो मोस्ट ऑफ द मटेरियल जो है टेम्परेचर के साथ रेसिस्टेंस चेंज होता है, और ऐसा कोई सीधा रिलेशन है नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द मेटल्स के लिए
एक रेंज में रेसिस्टिविटी जो है लीनियरली वैरी करता है। सो रेसिस्टेंस जो है लीनियरली वैरी करता है, कुछ इस तरह से रिलेशन है 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। टी नॉट जो है रेफरेंस टेम्परेचर, सो कुछ मेटल्स के लिए कुछ रेंज में रेसिस्टेंस जो है रेसिस्टिविटी लीनियरली वैरी करता है। ए रो नॉट जो है रेसिस्टेंस एट दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर में, रेफरेंस टेम्परेचर। अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। तो इसी रेंज में जहां रेसिस्टिविटी इस तरह से वैरी करता है, और अगर हम थर्मल एक्सपेंशन, लेंथ एरिया का जो एक्सपेंशन होता है उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हम कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस भी अप्रॉक्सीमेटली उन मटेरियल के लिए इस रेंज में इस तरह से हम लिख सकते हैं। राइट? तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो हर जगह लीनियर ग्राफ नहीं है। अगर एक ग्राफ है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लीनियर होगा, ऐसा नहीं होता। इवन कॉपर का भी, जो कि बेस्ट ऑफ कंडक्टर है, वेरी लो टेम्परेचर में लीनियरली वेरी नहीं करता है, मे बी 50 केल्विन या 100 केल्विन के बाद सीधा आता है। सो पहले लीनियर नहीं वेरी करता रेसिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ। निक्रोम का जो है वो आप लगभग ऐसा ले सकते हैं, ऐसा कुछ है, इस तरह से है। लेकिन सेमीकंडक्टर्स का उल्टा होता है। सेमीकंडक्टर्स का जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, सेमीकंडक्टर का जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, रेसिस्टिविटी कमता है। तो ऐसा क्यों होता है कि कंडक्टर्स का टेम्परेचर के साथ रेसिस्टेंस बढ़ता है, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स का टेम्परेचर के साथ रेसिस्टिविटी कमता है? ऐसा क्यों होता है? तो हम थोड़ा देखते हैं मैथमेटिकली क्या वजह हो सकता है कि कंडक्टर के जो है टेम्परेचर के साथ रेसिस्टिविटी, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है रेसिस्टिविटी बढ़ रहा है, लेकिन सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स का उल्टा होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रेसिस्टिविटी कमता है। तो ऐसा क्या वजह है, हम देखते हैं। सो करंट डेंसिटी से शुरू करते हैं। करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट बाय एरिया, इजंट इट? और करंट क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेते हैं, NEVDA बाई A, राइट? सो ये करंट डेंसिटी है, ये कट जाता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको याद होगा, इनिशियल ड्रिफ्ट वेलोसिटी 0 ले लेते हैं। एक्सेलरेशन होता है फोर्स बाय मास इनटू रिलैक्सेशन टाइम। सो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, E बाय m टाउ, एरिया कट गया। सो ये करंट डेंसिटी है, राइट? यूनिफॉर्म वायर के लिए करंट डेंसिटी होता है कितना है? यूनिफॉर्म वायर के लिए करंट डेंसिटी होता है करंट पर यूनिट एरिया, और ये NE² टाउ बाय m इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ। तो V बाय आई, ओम्स लॉ लिख लेते हैं। V बाय आई कितना हो जाता है? V बाय आई, तो ये ऊपर चला जाता है, m ऊपर चला जाता है, V बाय m, V बाय आई, m ऊपर चला गया, L ऊपर चला गया, और ये नीचे आ जाएगा, NE² टाउ याद है, रिलैक्सेशन टाइम इनटू एरिया, राइट? सो V बाय आई क्या होता है? रेसिस्टेंस इक्वल टू ML NE² टाउ A। और यूनिफॉर्म वायर के लिए रेसिस्टेंस कितना होता है? ρL बाई A। सो आपका L कैंसिल हो जाएगा, A भी कैंसिल हो गया, तो आपका रो निकल गया। रो क्या हो गया? MNE² टाउ। तो यहाँ पर m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है। ये दो चीज बताता है
किस तरह से रेसिस्टिविटी वेरी करेगा। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मेटल के लिए एक अलग बात हो जाता है, कंडक्टर्स के लिए एक अलग बात हो जाता है, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स के लिए अलग बात हो जाता है। सो ये जो कंडक्टर्स होता है इसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो इसलिए जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन का जो है वॉल्यूम डेंसिटी वो बदलता नहीं है, खास बदलता नहीं है, लेकिन बदलता क्या है, स्पीड बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन का जो है स्पीड, जो रैंडम मोशन है उसका स्पीड बढ़ जाता है, और अगर स्पीड बढ़ जाता है तो रिलैक्सेशन टाइम, जो टाइम जो है बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन जो टाइम होता है वो कम हो जाता है। तो कंडक्टर्स के लिए ये कम हो जाता है, और ये अगर कम हो गया तो रो जो है बढ़ जाता है। सो टेम्परेचर बढ़ गया, रेंडमनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोशन बढ़ जाता है, बढ़ जाता है तो फ्रीक्वेंट कोलिजन होने लगता है, फ्रीक्वेंट कोलिजन होने लगता है तो रिलैक्सेशन टाइम, दैट इज टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन, वो कम हो जाता है, और ये कम हो जाता है तो रेसिस्टिविटी जो है बढ़ जाता है। सो ये बात है कंडक्टर के लिए। लेकिन सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स वहाँ बात बिल्कुल अलग है, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, सेमीकंडक्टर्स में वेरी फ्यू है और इंसुलेटर में ऑलमोस्ट नील है। लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं सो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स जो कि इनर बाउंड है, आफ्टर गेनिंग एनर्जी जंप करके कंडक्शन बैंड को आते हैं, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है पर यूनिट वॉल्यूम वो बढ़ने लगता है। तो ये जब बढ़ने लगता है, ये जब बढ़ने लगता है तो रेसिस्टेंस जो है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो है कम होने लगता है। सो दो बिल्कुल अलग अलग रीजन्स है। कंडक्टर के लिए रीजन है कि रिलैक्सेशन टाइम कमता है, हेंस रेसिस्टिविटी बढ़ता है। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए बात है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ता है, इसीलिए रेसिस्टिविटी कमता है। दो अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग रीजन है। तो ये बेसिकली ओम्स लॉ है, किस रेसिस्टेंस है, किस तरह से रेसिस्टेंस टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, ये डिस्कशन है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक वायर है, सपोज वायर है, उसको पुल करके लेंथ हम n टाइम्स बढ़ा देते हैं, तो उसका रेसिस्टेंस क्या होगा? तो वायर का रेसिस्टेंस क्या होता है? रो इक्वल टू आर इक्वल टू रो एल बाई ए, ये रेसिस्टेंस। और आपने खींचा, खींच के उसका लेंथ को n टाइम्स बढ़ा दिया, सो फाइनल लेंथ जो है आपका n टाइम्स इनिशियल लेंथ। लेकिन वॉल्यूम तो सेम रहेगा, फाइनल वॉल्यूम इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम। सो वॉल्यूम होगा फाइनल एरिया इंटू लेंथ, इनिशियल वॉल्यूम इक्वल होगा इनिशियल एरिया इंटू लेंथ। सो लेंथ जो है आपका n टाइम्स हो गया, तो इससे एरिया क्या हो जाएगा? 1/n टाइम्स हो जाएगा। अब न्यू रेसिस्टेंस जो है आपका, न्यू रेसिस्टेंस रो एल प्राइम बाई ए प्राइम। सो लेंथ जो है आपका n टाइम्स हो गया, एरिया a बाई n, यानी कि n स्क्वायर हो गया। अगर इसको मैं नंबर में डालूं, अगर लेंथ सपोज 40% इंक्रीज कर दिया, लेंथ जो है 40% इंक्रीज कर दिया, 40 यानी कि 1.4 टाइम्स हो गया। सो लेंथ अगर आप n टाइम्स इंक्रीज किए तो रेसिस्टेंस क्या हो गया? n स्क्वायर r हो गया, और यहां पर हमने 1.4 किया, सो न्यू रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1.4 स्क्वायर यानी कि 1.96 r, राइट। सो इसको हम सीधा भी लिख सकते हैं, अगर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए जब भी लेंथ को पुल करके n टाइम्स कर देते हैं तो रेसिस्टेंस जो है n स्क्वायर टाइम्स हो जाता है। क्वेश्चन है, लेंथ को अगर हम 40% इंक्रीज कर देते हैं तो रेसिस्टेंस जो है 96% इंक्रीज हो जाता है, 1.96 यानी कि 96%, राइट। लेंथ को अगर हम पुल करके 3 टाइम्स कर देते हैं, लेंथ को अगर हम पुल करके 3 टाइम्स कर देते हैं तो रेसिस्टेंस 3 स्क्वायर 9 टाइम्स हो जाता है, 9 टाइम्स यानी कि 800% इंक्रीज हो गया। लेकिन अगर स्मॉल चेंज है, लार्ज चेंज के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर स्मॉल चेंज है
तो इस तरह का मेथड कन्वीनियंट नहीं होता है, आप डेरिवेटिव यूज कीजिए। सो रेसिस्टेंस जो है आपका रो एल बाई ए होता है वॉल्यूम बाई लेंथ, यानी कि एल स्क्वायर। अगर क्वेश्चन है सपोज लेंथ जो है 0.2% इंक्रीज होता है, सो दोनों साइड डेरिवेटिव यूज कीजिए। डी आर बाई आर, रो और वी कांस्टेंट है तो खाली एल का डेरिवेटिव होगा, एल का पावर 2 है, सो 2 डी एल बाई एल, परसेंटेज है इंटू 100 कर दीजिए। और हमें दिया है कि लेंथ सपोज इंक्रीज करता है 0.2%, से 0.2%, यानी कि रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा 0.4%। सो पिछले बार हमने देखा था लेंथ अगर n टाइम्स इंक्रीज हो जाता है तो रेसिस्टेंस जो है n स्क्वायर हो जाता है, राइट। और यहां हम बता रहे हैं कुछ और बता रहे हैं कि लेंथ अगर 0.2% इंक्रीज हुआ तो यहां वो हम स्क्वायर वाला नहीं ले रहे। सो ये क्या आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है? कंफ्यूजिंग नहीं है, ये आप यूज करिएगा जब भी क्वेश्चन में लेस देन 4% की बात हो रही है। लेस देन 4% की बात हो रही है, नॉट ओनली इन दिस टॉपिक, कोई भी टॉपिक फिजिक्स में अगर स्मॉल चेंजेस होता है लेस देन से अराउंड 4%, कोई भी टॉपिक, तो आप डेरिवेटिव यूज कीजिए। बेसिकली सपोज y इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू एक्स टू द पावर n है। ये जो y है एक वेरिएबल है, डिपेंड करता है x के ऊपर। तो स्मॉल चेंज के लिए 4% से कम चेंज के लिए आप सीधा लिख सकते हैं dy बाई वाई इक्वल टू n, एक कांस्टेंट है, n dx बाई x, कोई भी टॉपिक। जैसे कि इस क्वेश्चन में r जो है, ये दोनों कांस्टेंट है, r जो है प्रोपोर्शनल टू l टू द पावर 2, तो आप सीधा यूज कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये एग्जैक्ट नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेशन है, डेरिवेटिव हमेशा अप्रॉक्सीमेशन होता है। लेकिन एग्जैक्ट जो है आप जैसा पिछले बार किए थे वो एग्जैक्ट मेथड है। कभी कभी वो कन्वीनियंट नहीं होता, सपोज रेडियस का क्वेश्चन होता, रेडियस का क्वेश्चन होता, सो आर जो है रो एल बाई ए, एल क्या हो जाएगा वॉल्यूम बाई एरिया। सो एरिया क्या होता है, क्रॉस सेक्शन सपोज सर्कुलर है तो एरिया हो जाएगा पाई स्क्वायर आर, पाई आर स्क्वायर, यानी कि R4। तो अगर हम लिखेंगे, क्वेश्चन देंगे कि हमने वायर को खींचा और रेडियस जो है डिक्रीज हो गया 0.01%, रेडियस डिक्रीज हो गया, तो रेसिस्टेंस कितना इंक्रीज होगा? तो यहां पर ये डेरिवेटिव स्मॉल चेंज है तो डेरिवेटिव ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। तो सीधा बाकी सब कांस्टेंट है, r का पावर -4 है, न्यूमरेटर ले जाने से -4 है, सो dr बाई आर इंटू 100 इक्वल टू -4 dr बाई आर इंटू 100। सो ये आपका चेंज कितना है 0.01, 0.01 डिक्रीज है, यानी कि नेगेटिव है। सो ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 0.04% इंक्रीज, राइट। सो आई थिंक आई एम क्लियर अबाउट डेरिवेटिव। कोई भी चैप्टर में आप यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड चेंज स्मॉल होना चाहिए। कितना स्मॉल, एक स्ट्रिक्ट बाउंड्री तो है नहीं, बट अराउंड से 4% से कम होगा तो आप डेरिवेटिव यूज कीजिए, उससे ज़्यादा होगा तो जनरल प्रोसीजर यूज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रेसिस्टेंस जो है, रेफरेंस टेम्परेचर मान लेते हैं 0 है, तो रेसिस्टेंस का इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0 है तो 1 प्लस अल्फा टी माइनस 0 इतना हो जाएगा टेम्परेचर सेंटीग्रेड में, राइट। और हमें दिया गया है, हमें दिया गया है कि रेसिस्टेंस जो है, ये फार्मूला है, 800 डिग्री में, 800 डिग्री सेंटीग्रेड में रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो ये रेसिस्टेंस जो है डबल हो जाता है, तो आपको अल्फा निकालना है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। सो 800, तो निकालिए इसको। एक ग्राफिकल क्वेश्चन लेते हैं। सपोज क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, आपका ग्राफ है, करंट का ग्राफ है, वोल्टेज का ग्राफ है, इस तरह से ग्राफ है।
सेम मटेरियल का, सेम मटेरियल सेम स्पेसिमेन है, दो अलग अलग टेम्परेचर में इस तरह से, ये टेम्परेचर से T1 में है, इस तरह ग्राफ है, ये टेम्परेचर T2। आपको बताना है कौन सा टेम्परेचर हाइयर है। तो कोई एक चीज को कांस्टेंट रख लेते हैं, सपोज वोल्टेज को कांस्टेंट रख लेते हैं, वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं, तो ये करंट हाइयर है, ये करंट जो है इस करंट से हाइयर है, सेम वोल्टेज में ये करंट हाइयर है, स्पेसिमेन 1 का करंट हाइयर है। करंट हाइयर है, इसका क्या मतलब हो गया, रेसिस्ट आई जो है आपका V/R है, सो करंट हाइयर है, करंट हाइयर है मतलब रेसिस्टेंस कम है, रेसिस्टेंस कम है। और ये सपोज कंडक्टर है, कंडक्टर में रेसिस्टेंस किस में कम होता है, लो टेम्परेचर, यानी कि T1 जो है कम है T2 से, राइट। सो ये जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था रेसिस्टेंस का ρL/A, ये यूनिफॉर्म वायर के लिए, नॉन यूनिफॉर्म वायर के लिए आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा है, कुछ इस तरह से वेरी कर रहा है, इसका लेंथ मान लेते हैं L है, और इधर का रेडियस R1 है, इधर का रेडियस जो है R2, ये वेरी कर रहा है, तो इसका रेसिस्टेंस क्या हो। यूनिफॉर्म वायर रहने से एरिया कांस्टेंट है, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया πr1² से लेकर πr2² तक वेरी कर, यह हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कैसा करेंगे, से एट ए डिस्टेंस x एक छोटा सा पोर्शन लेते हैं जिसका थिकनेस है dx। सो बिकॉज हमने एक छोटा सा पोर्शन लिया तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है नियरली सेम ले सकते हैं, ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। इसका रेसिस्टेंस हो जाएगा ρL, और यहाँ का रेडियस मान लेते हैं R है, दोनों साइड नियरली सेम होगा R, सो ρL इसका थिकनेस है dx बाई एरिया πr²। टोटल के लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे, सबको सीरीज में है तो सीधा इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये रेसिस्टेंस निकालेंगे कैसा, सॉरी ये रेडियस निकालेंगे कैसे, यूनिटरी मेथड यूज कर लीजिए। ये जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर है। सो ये लेंथ, यहां तक का लेंथ जो है R1 है, यहाँ ये वाला लेंथ R1 है, तो ये जो लेंथ हो जाएगा R2 - R1। ये यहाँ से यहाँ तक R2 है, यहाँ एक स्ट्रेट लाइन खींच दिए, ये R1 है, तो ये जो लेंथ है R2 - R1। और ये जो है सपोज y है। सो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है, तो इसका परपेंडिकुलर y बाई इसका बेस x इक्वल टू ये परपेंडिकुलर R2 - R1 बाई इसका बेस यानी कि L। सो यहां से y निकल जाएगा, कितना निकलेगा, R2 - R1 बाई L इंटू x। सो y निकल जाएगा तो ये रेडियस भी निकल जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा ये कितना है R1 प्लस ये पोर्शन कितना है R2 - R1 बाई L इंटू x। सो स्मॉल पोर्शन का रेसिस्टेंस हो जाएगा πr², यानी कि R1 प्लस R2 - R1 बाई L इंटू x होल स्क्वायर। टोटल के लिए इंटीग्रेशन करेंगे, अगर आप इंटीग्रेशन ऑलरेडी कर चुके हैं तो कर लीजिए, लिमिट्स हो जाएगा, इंटीग्रेशन का लिमिट्स हो जाएगा, इंटीग्रेशन का 0 से लेकर L तक। तो जो इंटीग्रेशन कर चुके हैं वो इंटीग्रेशन कर लीजिए, और जिसका इंटीग्रेशन नहीं हुआ है ये L ऊपर चला जाएगा। मैं रिजल्ट खाली लिख दे रहा हूँ, इतना कुछ आता है, ρL बाई πr1/2। बेसिकली यही बता रहे थे कि जो ये जो फार्मूला था ये फिर से यूनिवर्सल नहीं है, यूनिफॉर्म वायर के लिए, नॉन यूनिफॉर्म होगा तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये था ओम्स लॉ, इसका प्रैक्टिस पेपर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करते हैं।